बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का फाइनली फ़ैसला कर लिया है और फ़ैसले के बाद अब तारीख भी डिसाइड हो गई थी, तरीक़ाकार भी तय हो गया। तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि तरीक़ाकार क्या है और ये तरीक़ाकार क्यों बनाया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि 22 फरवरी से बुध वाले दिन से आगाज़ हो जाएगा। रोज़ाना 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। 200 कारकुनान, ये छोटी तादाद नहीं है। 200 कारकुन गिरफ्तार करके ले जाएं तो पता चलता है कि 200 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। ये रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ होंगी। अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो ठीक है, अगर इनको गिरफ्तार ना दिया गया तो फिर ये वहाँ पे धरना दे देंगे और उस बुनियाद के ऊपर कि ये एहतजाज कर रहे हैं, नहीं उठ रहे, वहाँ पे बार कुटाई हो या कुछ भी करें, बहरहाल इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे या उनके खिलाफ लाठी चार्ज का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान के मीडिया के कैमराज होंगे और वो इसको शूट करेंगे और वो दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मार रहे हैं। गिरफ्तार करेंगे तो वो जेल में चले जाएंगे। तो इस तरह ये जो गिरफ्तारियां हैं ये रजिस्टर्ड होता जाएगा। अगर गिरफ्तार करेंगे तो वो जेल में जाएंगे। इमरान खान साहब का मकसद पूरा होगा। गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो वहीं पे बैठ जाएंगे। उनको वहां से उठाना पड़ेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जगह पे बैठेंगे। तो जब उनको उठाया जाएगा तो उस वक्त ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा। वो जो ज़बरदस्ती की जाएगी उसके मनाजिर बनेंगे और इससे पॉलिटिकल फ़ायदा उस पॉलिटिकल पार्टी को होगा जिसके लोगों के साथ ये ज़्यादती की जा रही होगी निगरान हुकूमत की जानिब से। तो 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे और 6 रुकनी ग्रुप हुआ करेगा साथ में। अरकान असम्बली का जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग साथ में गिरफ्तारी देंगे। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी को लाहौर में जो माल रोड है, शार कायद-ए-आज़म, वहां पे गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। 23 फरवरी को पेशावर में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। 24 को रावलपिंडी में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। 25 मुल्तान, 26 गुजरांवाला और 27 फरवरी को सरगोदा में, 28 फरवरी साहिवाल में और 1 मार्च को फैसलाबाद में रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। अब ये गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू होने जा रही है और लाहौर में जो गिरफ्तारियां उसमें गवर्नर पंजाब जो साबिक है उमर सरफराज चीमा वो गिरफ्तारी देंगे और अरकान असम्बली उनके साथ होंगे और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो लोग हैं उनके नामों पर मुशावरत जारी है। रज़ाकाराना गिरफ्तारी के लिए जो खिदमात पेश की हैं कारकुनान ने, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो मंजूरी है नामों की वो इमरान खान साहब देंगे कि वो किसको चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो और किसको चाहते हैं कि वो गिरफ्तार ना हो। हुकूमत गिरफ्तार करे तब भी फंसती है, ना करे तब भी फंसती है। ये तहरीक, अगर इसकी कामयाबी क्या है, अगर तो लोग बहुत सारे गिरफ्तार हो जाते हैं, लोड आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर तो तहरीक कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर लोड नहीं आता तो क्या होगा? इमरान खान साहब की जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है या इमरान खान साहब का जो सियासी तौर पे अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रखने का एक उन्होंने तरीकाकार ढूंढा हुआ है वो काम कर जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान साहब ने 1 साल होने वाला है, अब तक डाउन नहीं जाने दिया। पिछले साल मार्च से लेकर अब तक वो कंटिन्यूसली जलसे जुलूस करते रहे हैं। गोलियां लगने के बाद से लेकर अब तक वो 3 महीने हो गए अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कारकुनों को मुतहर्रिक रखा है। उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई बल्कि मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ये 2 वजूहात हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब का अपना एक पॉलिटिकल तरीक़ाकार और वो जिस पिच के ऊपर अपनी सियासत को उन्होंने रखा हुआ है उसकी वजह से उनका कारकुन मुतहर्रिक है। और नंबर दो ये है कि पीडीएम की कारकर्दगी जिसका बेड़ा ही गर्क हो गया है। यानी पीडीएम ने वो कर दिया इस मुल्क के साथ कि मरियम नवाज ने अपने चचा की हुकूमत को डिसोन कर दिया। मैं मानती नहीं कि मेरी हुकूमत है, दौड़ गए। पहले मुबारकबादें दी कि मेरे चाचू आ गए और उसके बाद मिठाइयां खाई और उसके बाद कहा ये कर देंगे वो कर देंगे, राणा तो होगा, याद है आपको 25 मई को सारा कुछ करवा लिया। और फिर कहा बाद में कि नहीं नवंबर तक तो हम नहीं थे, मिफ्ता हमारा नहीं था, इसहाक डार हमारा आ गया। उसके बाद जनाब ये भी टाइम हमारा नहीं था, नवंबर के बाद हम आए। अब नवंबर के बाद वाला भी डिसोन कर दिया है क्योंकि हर जगह पे नाकामी की एक दास्तान है और बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का। लिहाजा मरियम नवाज साहबा भी भाग गई हैं और अब इमरान खान साहब के खिलाफ वैसे कोई ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रही पार्टी। एमक्यूएम ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का बहुत सोचा, लेकिन जब सर्वेस करवाए तो पता चला कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेड़ा गर्क करके रख देगी और एक भी सीट नहीं जीतने देगी। लिहाजा वो अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप हमें टेलीफोन करके ये कहें कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें। आप हमसे दरख्वास्त करें कि हम इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो इस बहाने हम इलेक्शन लड़ने से रुक जाएंगे कि हम आपके इत्तेहादी हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लिहाजा हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते।
ये तरीकाकार एमक्यूएम ने ढूंढा भागने के लिए, यानी भागने के लिए भी बहाना चाहिए। और वो बहाना फिर वज़ीर आज़म ने प्रोवाइड किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आप इंतखाबात में हिस्सा ना लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और पीडीएम की जमातों ने, हालांकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है एमक्यूएम, पीडीएम का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, दोनों जमातें भाग गई इंतखाब लड़ने से। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो हम बड़े अरसे से एक बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वो बात खुद कह दी है, और हम जब भी ये बात करते हैं हम कहते हैं खुदा न खास्ता, लेकिन मुल्क का वज़ीर दिफा है, वो कैसे कह रहा है ज़रा सुने आप। सियालकोट में एक निजी कॉलेज है, वहाँ कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफ़ॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है, वो हो चुका है। तमाम मसाइल का हल मुल्क में है, IMF के पास नहीं है। ये बात तो सब कर रहे हैं, हम शुरू से कर रहे हैं। इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। जब भी कहा कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अब कल असद उमर साहब ने मुझे जो आदादुशुमार बताए थे, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान कर्जे भी वापस नहीं कर पा रहा, तो एक्चुअल डिफ़ॉल्ट भी पाकिस्तान हो जाएगा। खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक्चुअल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हम आज भी खुदा न खास्ता करके बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने यह एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। लेकिन 10 महीनों में एक अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को, एक भागते दौड़ते मुल्क को, एक आगे बढ़ते हुए मुल्क को, वो मुल्क जिसकी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी, उसको दिवालिया करवा दिया पीडीएम की हुकूमत ने, सहूलतकारों ने। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उसके समरात ये हैं कि आज वज़ीर दिफा कह रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हो चुका है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत की ज़मीन पर 1500 कनाल पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं। 2 क्लब भी बेच दें तो कम से कम मुल्क का 1/4 कर्ज उतर सकता है, जबकि 200-300 मिलियन डॉलर के लिए खुद हुक्मरानों को मिन्नतें करते देखा है। बात यह है कि गोल्फ क्लब में गोल्फ कौन खेलता है? हम तो नहीं खेलते गोल्फ। यानी मैं अगर कहीं बनाना चाहूँ क्लब, तो मैं तो 10 मरले पे ऊपर नहीं बना सकता। वो वाली घास, वो वाली फैसिलिटीज़, वो वाली चीज़ें, वो वाली गाड़ियाँ, वो वाला सामान मैं तो नहीं ला सकता। एक हम शॉट खेलते हैं यहाँ पे, जब कभी किसी दोस्त की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो पड़ा हुआ सामान हम शॉट खेलते हैं, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। वो गोल्फ क्लब क्या होता है? दुनिया के महंगे तरीन क्लब होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। मैंने आपको खबर की थी कि मुल्तान के अंदर एक गोल्फ क्लब था, बड़े साहब आए, उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कहा नहीं ये वाली घास पसंद नहीं है, ज़रा वो वाली क्वालिटी की लगा दी जाए। 10 करोड़ रुपए की घास सिर्फ तब्दील कर दी गई उस एक पैच के अंदर, और फिर कहा गया कि बाकी में भी अब यही लगाएंगे। ये हैं इनकी अय्याशियां, ये हैं इनकी अय्याशियां। किसकी गेम है गोल्फ? क्या आम पाकिस्तानी खेलते हैं? आम पाकिस्तानी तो गिल्ली डंडा खेलते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं, या वॉलीबॉल खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं, या हॉकी खेलते हैं। अब तो ये खेल भी उनको महंगे लगना शुरू हो गए हैं। या हमारे पहाड़ों के ऊपर लोग जो हैं वो पोलो खेलते हैं, घोड़ा पालते हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से सारा साल, और फिर घोड़े के साथ पोलो खेलते हैं। ये महंगा खेल है गोल्फ, इसका जो ग्राउंड है वो सबसे महंगा होता है। बहरहाल वो कह रहे हैं जी अगर ये हम बेच दें तो हमारा जो है वो 1/4 यानी 25% कर्जा उतर सकता है, और 200 से 300 मिलियन डॉलर के लिए खुद हुक्मरानों को मिन्नतें करते देखा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब बेच देना, आपकी वजारत के अंडर ही हैं वो सारे लोग जो गोल्फ खेलते हैं और जिनके पास ये गोल्फ क्लब है। बेच देना, OLX पे बेच दें, लोग ले लेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ APC में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकार से कौमी इत्तफाक राय नहीं हो पाया, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। मैं खबर आपको बताता हूँ, फिर आपको हकीकत बताता हूँ। मेरी अभी फवाद चौधरी से बात हुई है, क्योंकि ये खबर पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया था। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारा तो स्टेटमेंट वही वाला अभी तक, और उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया, मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम जमातें तैयार थीं, मगर तहरीक इंसाफ ने इस अमल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस वजह से कौमी इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा कहा कि हमें तहरीरी तौर पे दावतनामा भिजवाया जाए, ताकि हम आपको लोगों के नाम दें और वो लोग आकर इसके अंदर शिरकत करें। एक्चुअली ये जो हुकूमत है, इन्होंने पहले जज्बाती होकर ये फैसला कर लिया था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और ये फैसला कर लिया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग आकर वहाँ पे ब्रीफिंग देंगे। लेकिन पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तहरीरी तौर पे आप हमें दावतनामा भेजें ताकि हमारे बंदों को आप वापस ना कर सकें और पक्का काम करें, फिर हम बंदे भेजेंगे। और जब इन्हें पता चला कि बंदे कौन आ रहे हैं, आज़म सवाती, बंदे कौन आ रहे हैं, शेख रशीद, बंदे कौन आ रहे हैं, मुराद सईद, ये लोग आके आपको बताते और सवालात पूछते जिनके जवाब ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं
और ना उनके जवाब सवालों के मौजूदा हुकूमत के पास हैं। क्योंकि मुराद सईद लंबे अरसे से खबरदार कर रहा था, शेख रशीद यहाँ पे पहले वजीर दाखिला था, आदम स्वाति उसी इलाके से रहने वाला है, वो एक एक चीज़ वहाँ पे बताता, इनके सामना करने से घबरा रहे थे सहूलतकार भी और पीडीएम के हुक्मरान भी। लिहाजा उन्होंने बहाना बनाकर पहले जी के इधर जा रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो तुर्की जाना है तो वो करना है, और एपीसी को कैंसिल करके भाग गए। एक्चुअली मैदान से फरार होना शरीफ खानदान का एक पुराना वतीरा है और इसमें उनका पूरे पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। वही काम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने दोहराया है। शरीफ खानदान के बहुत करीब हैं तो उन्होंने ऐसी बात की है, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत हसास हो गया है, बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मैंने फवाद चौधरी से पूछा तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हमारा अभी भी ये स्टेटमेंट है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हमें तहरीरी तौर पे दावत दें, हम जाएंगे और जाकर शिरकत करेंगे, लेकिन हमें तहरीरी तौर पे पहले दावत दें। हमें तो दावत ही नहीं दी इन्होंने। ये तो नहीं हो सकता कि जुबानी कलामी कहेंगे आ जाना तो हम आ जाएं। शादी में भी लोग कार्ड भिजवा के बुलवाते हैं, तो ये तो ऑफिशियल काम हो रहा है, तो ऑफिशियली एक दावत दी जाए तो हम आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया और ख़त के जो अल्फाज थे ना कि बेहिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सदर पाकिस्तान ने। एक्चुअली सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बुलवाया और उन्हें ये कहा कि मैंने पहले भी आपको ख़त लिखा, आपने जवाब नहीं दिया, और इलेक्शन करवाने के मामले के ऊपर एक बेहिसी है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मंडे वाले दिन उन्होंने कहा कि मैंने बुलवाया आप सबको और आप लोग आएँ मेरे पास और बैठ के इसके ऊपर मुशावरत करते हैं। सदर पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं मुशावरत करने के बाद। तो अब वो मेरे ख्याल में ये वाली ऑप्शन लेने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जाएगा ज़रूर, लेकिन आजकल इतना हसास हुआ है कि उनके दफ्तर के बाहर एहतजाज हो जाए तो दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं साबिक वज़रा पे और साबिक वज़ीर आज़म पे। हसास इतना हो गया कि सदर पाकिस्तान ने एक बेहिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा जी इससे बड़ी मायूसी हुई है और अदालतों का हम एहतराम करते हैं, सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इदारा अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ ऐसन तरीके से सरअंजाम दे रहा है और इदारे ने सदर मुमलिकत की जानिब से तलब करदा इजलास में शिरकत का फ़ैसला किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन अरकान और आला हुकाम ऐवान सदर में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। ऐवान सदर में इजलास पीर के रोज़ यानी परसों सुबह 11 बजे दिन को तलब किया गया है और सदर पाकिस्तान ने 2 मरतबा ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बहरहाल अब देखते हैं कि वहाँ पे जाके ये मामला किस तरफ या क्या रुख इख्तियार करता है। इमरान खान साहब ने एक नुक्ता उठाया, कल हम भी इस पे बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस पे बात बार बार करते रहते हैं। वो ये है कि कराची पुलिस ऑफिस पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं इमरान खान साहब ने कहा, और एक बार फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया। ख़ास तौर पर शहरी मराकज़ के दरमियान दहशतगर्दी में अचानक इजाफा, इंटेलिजेंस की नाकामी और रियासत की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वाज़े पॉलिसी की कमी को ज़ाहिर करता है। क्योंकि इंटेलिजेंस का एक फेलियर तो है ना, लगातार बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, ये पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की एक नाकामी है। नजम सेठी ने एक ट्वीट किया और फिर बाद में डिलीट कर दिया। नजम सेठी का ये कहना था कि टीटीपी ने कहा है, क्योंकि मुआहदे तोड़े गए हैं, यानी उन्होंने ये क्लेम किया कि टीटीपी के मुताबिक मुआहदे तोड़े गए हैं तो वो सिर्फ सिक्योरिटी इदारों पर हमले करेंगे और पीएसएल को कोई ख़तरा नहीं है और ये चलता रहेगा। यानी ये नजम सेठी साहब ने क्या टीटीपी से बात की है या टीटीपी ने ये क्लेम किया है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेंगे। बहरहाल ये ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। ये अपनी ख्वाहिश है जो उन्होंने बताई थी। ऑडियो वीडियोज़ का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा। जो जनरल कमर जावेद बाजवा जो काम करते थे और उन्होंने क्लेम किया, वो आज भी काम पाकिस्तान में हो रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की है कि साबिक आर्मी चीफ ने क्लेम किया कि वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड किया करते थे वज़ीर आज़म की। ये बड़ा अफसोसनाक है। अभी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यास्मीन राशिद साहिबा और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो में गुलाम महमूद डोगर कहते हैं कि अभी तक ऑर्डर नहीं मिले, जो तहरीरी ऑर्डर हैं अदालत के, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक उनका वो चार्ज नहीं ले सकते, लेकिन उनको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यानी अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है गुलाम महमूद डोगर साहब का झगड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं आने देना चाहती। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद उनको चार्ज नहीं लेने दिया जा रहा। फैसले को 2 दिन हो गए हैं, अभी तक गुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर थे उनको चार्ज नहीं दिया गया।
वहाँ पे बिलाल कमियाना साहब अभी तक CCPO लाहौर हैं और एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहती कि गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर बने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं हो रहा और जजेस के खिलाफ घटिया और ज़ाती नौयत की कंपेन्स चलाई जा रही हैं और इन पे किसी किस्म का कोई तौहीने अदालत का नोटिस भी नहीं हो रहा। अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना होना आज खुद एक तौहीने अदालत होती है, उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं हो रहा। ये तस्वीर देख लें जनाब, ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जीना हराम किया था, जिन्होंने 25 मई को बदतरीन तशद्दुद किया था, ये शक्लें सारी आप देख लें, और जिन्होंने इंतखाबात के अंदर बदतरीन धांधली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ की थी और ये आला कार बने थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने ये पूरी एक लिस्ट जारी की। इनमें से ये जो शक्लें आपको नज़र आ रही हैं, इन सबको अहम तैनातियाँ मिल गई हैं निगरान हुकूमत आने के बाद। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत आने के बाद इन 22 में से 20 ऑफिसर्स को बेहतरीन ओहदे मिल गए हैं, ज़िम्मेदारियाँ मिल गई हैं, ताकि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार के साथ लगाएं और अगले इंतखाबात में उनके लिए मुश्किलात पैदा करें और किसी भी तरह उनको इलेक्शन हराने के लिए अपना रोल प्ले करें। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से निज़ाम इमरान खान को अभी भी दीवार से लगाने पर तुला हुआ है, लेकिन कुछ और बड़ी चीज़ें अहम होने जा रही हैं। अगले वीलॉग में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।